दोस्तों, वेलकम टू गुडविल एजुकेशन। दैट इज बेसिकली डेस्टिनेशन वेयर वी कैन गाइड यू पीपल। तो आज हैं हम अपने पॉडकास्ट सीरीज के अंदर और इस पॉडकास्ट के अंदर आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर अर्पित पोरवाल, जो कि हैं एपीपीडिया चैनल से। और हम चाहेंगे कि मिस्टर अर्पित जो हैं वो अपनी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हम सभी लोगों के साथ शेयर करें, बिकॉज आई बिलीव कि बीइंग अ स्टूडेंट हम लोगों का सबसे बड़ा जो पर्पस होता है वो होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएं अपने मेंटोर से, उन लोगों से जो हमारी लाइफ पे एक बहुत ही पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रखते हैं। तो मुझे लगता है कि मिस्टर अर्पित कैन टीच यू अ लॉट ऑफ थिंग्स और उनकी लाइफ से आज हम जानेंगे कि उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर क्या स्ट्रगल किया, उन्होंने क्या डिफिकल्टीज जो हैं उनको फेस किया। और आज मिस्टर अर्पित पोरवाल यूट्यूब चैनल रन करते हैं 8 लाख सब्सक्राइबर से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स के साथ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पॉडकास्ट को। तो सर, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक लाइन में मिस्टर अर्पित पोरवाल कौन है तो आप क्या कहेंगे? वैसे तो सब जानते हैं मिस्टर अर्पित पोरवाल को, बट एपीपीडिया चैनल को, क्योंकि जो फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल है इंग्लिश के लिए, बट स्टिल अगर एक लाइन में मैं आपसे पूछूं कि मिस्टर अर्पित पोरवाल जो हैं वो कौन है तो आप क्या कहेंगे? जी। सो एक लाइन में अगर बोलें तो अर्पित पोरवाल एक एडुकेटर है, एक काउंसलर है, एक मोटिवेटर है और अभी खुद एक स्टूडेंट है। ओके सर, जैसे सर आपने बताया कि एक स्टूडेंट है, मुझे पर्सनली लगता है, क्योंकि एज अ टीचर जब मैं टीच करता हूँ, इवन मैं भी टीच करता हूँ इंग्लिश लिटरेचर, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले स्टूडेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि हम अपनी लाइफ के हर एक स्टेज पे कुछ ना कुछ सीखते हैं। बिल्कुल और इसीलिए मैंने ये वर्ड ऐड किया स्टूडेंट, क्योंकि हालांकि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ और उसके साथ स्टूडेंट इसलिए बोला कि क्योंकि मैं भी यही बिलीव करता हूँ कि आप जीवन में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत कुछ सीख सकते हैं और न सिर्फ आप जूनियर से, सीनियर से, बाकी हर एक किसी बंदे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इसीलिए मैं अपने आप को एक स्टूडेंट हमेशा से मानता हूँ। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहूँगा, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हम यूट्यूब को देखते हैं, राइट नाउ यूट्यूब इज़ ट्रेंडिंग, और शायद ही कोई पर्सन होगा जिसको यूट्यूब के बारे में नहीं पता होगा। ये हो सकता है कि हर एक पर्सन का जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी डिफरेंट है। किसी का म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो किसी का डांस में इंटरेस्ट है, किसी का एक्टिंग में इंटरेस्ट है, बट यूट्यूब से कहीं ना कहीं ज्यादातर सारे के सारे लोग कनेक्टेड हैं, ठीक है। बट एज अ क्रिएटर यूट्यूब पे अपने आप को एस्टैब्लिश करना, ये शायद इस वक्त ट्रेंड में आया है, और शायद मैं कह सकता हूं पिछले 1 से 2 साल के अंदर, जब से जियो जो है आया है, उसके बाद से लोग बहुत ज्यादा यूट्यूब पे आ चुके हैं, ठीक है। एज अ क्रिएटर भी आ चुके हैं, एज अ व्यूअर भी आ चुके हैं। बट आपके अगर मैं चैनल की बात करूं तो आई हैड स्टडीड दैट, तो आप काफी टाइम से वर्क कर रहे हैं अपने चैनल पे, आप काफी टाइम से वीडियोस बना रहे हैं। तो आपके माइंड में मतलब ऐसा क्या आया कि आपने यूट्यूब पे एज अ करियर मतलब स्टार्ट किया उस टाइम पे? जी। सो बिल्कुल, मैंने अपने YouTube चैनल पे जो फर्स्ट वीडियो डाला था वो बैक इन 2014 डाला था, और तब तो बिल्कुल YouTube का कोई नामो निशान नहीं था, मतलब कोई भी ज़्यादा उसको यूज़ नहीं करता था, जियो रिवॉल्यूशन नहीं आया था, और मतलब मेरे को भी कभी नहीं पता था कि यार मैं यूट्यूबर बन जाऊँगा और मैं इंग्लिश या फिज़िकल एजुकेशन बच्चों को पढ़ा रहा हूँगा। लेकिन हुआ ये कि 2014 में मैंने जब अपना पहला वीडियो डाला तो तब मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कि अच्छा क्या होता है, बस यूँ ही एवे मैंने रिकॉर्ड कर दिया था उसको और वहाँ पर अपलोड कर दिया। फिर जब मैं अपनी इंजीनियरिंग में था तो मैंने वहाँ पर देखा कि अरे यार इस पे तो 50,000 व्यू हो गए, और मतलब क्या पता कैसे मैंने उस चैनल पे लॉगिन कर लिया और वहाँ पर 1000 के आसपास सब्सक्राइबर्स भी होने आए थे, और 50,000 के आसपास किसी एक वीडियो पे वो जो मैंने डाला था उस पर व्यूज़ हो गए थे। और बच्चों ने कॉमेंट्स बहुत अच्छे कर रखे थे वहाँ पर कि सर आप देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हो, सर आप बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हो, सर आप इस तरह से कंटिन्यू करो, सर हमें बहुत फ़ायदा हुआ इस चैप्टर को सुन के, पढ़ के। मैंने कहा यार मैंने तो कुछ भी बस यूँ ही डाल दिया था। तो उसके बाद फिर मैंने अच्छे से एक मतलब अपना खुद की जुगाड़ से सेटअप बनाया, और उसके बाद मैंने अच्छे से लाइन बाय लाइन एक चैप्टर को कवर करना स्टार्ट किया, और बस फिर जर्नी आगे चलती गई, बच्चों का प्यार मिलता रहा और चैनल की भी अच्छी ग्रोथ हुई, और फिर हम मतलब इसी मतलब फील्ड में आ गए। बिल्कुल सर, मैं जो ये आपने बात बताई है इससे काफ़ी ज़्यादा कोरिलेट करता हूँ, और मुझे लगता है कि मैं समझ पाऊँगा इस चीज़ को, क्योंकि कई बार ये चीज़ होती है कि हम कुछ करते हैं और हमें उसके सरप्राइजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एप्रिसिएशन। अगर वो एप्रिसिएशन हमें मिल जाता है ना, तो हम कहीं ना कहीं बूस्ट हो जाते हैं, एनर्जाइज्ड हो जाते हैं, और फिर हमारे को एक मोटिवेशन मिलता है कि हम उस चीज़ में आगे बढ़े, हमें एक सिग्नल मिल जाता है बेसिकली। तो जैसा कि आपने बताया कि आपकी वीडियो पे अनएक्सपेक्टेड व्यूज आपने देखे, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, और जब कमेंट्स आपने पढ़े और वहां आपको लॉट्स ऑफ जो एप्रिसिएशन मिला, उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं आगे बढ़े, एज अ टीचर अपने आप को आपने एस्टैब्लिश किया।
जी। तो सर मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, जैसा आपने बताया कि आपने जो भी ये देखा उसके बाद आपने अपनी वीडियोस को अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश की, अपने अपना सेटअप तैयार किया। मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, इवन मैंने आपकी जो पुरानी सेटअप की वीडियो है जिसमें आपने अपना सेटअप दिखाया था, तो मैंने वो भी देखी है। और मैं कहीं ना कहीं मानता हूं कि बहुत ही एक स्क्रैच लेवल पे आपने चीज़ों को स्टार्ट किया, और अब जब मैं देखता हूं जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं। अगर हम बात करें आपके लैपटॉप की जिस पे आप पहले एडिट करते थे और अब एडिट करते हैं, आपके हम स्टूडियो की बात करें जो पहले था और अब है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है जो यहाँ पे दिखाई देता है। तो इसके लिए क्या ऐसी चीज़ है जिसको आप रिस्पॉन्सिबल मानेंगे कि यार ये चीज़ है जिसकी वजह से ऐसा हो पाया है? जो अर्पित पोरवाल है, जो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था खाली, ठीक है, उसको आज अर्पित सर हम कहते हैं। और एपीपीडिया चैनल जो है वो इंडिया का बहुत ही ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल है इंडिविजुअली लिटरेचर के लिए, क्योंकि अगर हम बाकी चैनल्स की बात करें, देयर आर सो मेनी चैनल्स बट दे आर वर्किंग एज अ टीम, देयर आर सो मेनी पीपल, दे हैव अ वेरी एक्सपेंडेड टीम वी कैन से। बट आप अकेले एडिटिंग कर रहे हैं, आप वीडियो बना रहे हैं, आप अकेले टैगिंग कर रहे हैं, उसे अपलोड कर रहे हैं, तो क्या ऐसा रीजन है जिसकी वजह से ये चेंज आया है अब करंट? क्या लगता है आपको? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे बड़ा चेंज तो यार बच्चों के जो पॉजिटिव कमेंट्स यहाँ पर हमें मिलते रहते थे, तो उसी ने हमारे अंदर एक चेंज लाया। और बच्चों के कमेंट्स ने एक फीडबैक का काम हमारे लिए किया कि सर अब आपको यहाँ पर अच्छे लेवल की एडिटिंग की ज़रूरत है, सर अब आपको हाई एंड लैपटॉप की ज़रूरत है, सर अब थोड़ा सा कैमरे में आप स्विच कर ले तो मज़ा आ जाए, सर ऑडियो थोड़ी सी और एनहांस कर दे तो मज़ा आ जाए। तो ये सब बच्चों का एक कोलैबोरेटिव फीडबैक था जिसकी मदद से हमने धीरे धीरे सेटअप को भी थोड़ा इम्प्रूव किया। और जैसा कि आपने बोला कि जो पुराना वाला सेटअप था उसके अंदर पूरा जुगाड़ से किया गया था। और यार देखो, आपको भी पता है इंजीनियरिंग हम कर रहे थे और मिडिल क्लास फैमिली, घर से इतना ज़्यादा कुछ वो नहीं था कि बिल्कुल हाँ लो बेटा ये गियर ले लो, मैकबुक ले लो, ये ले लो, वो ले लो। तो हालांकि सपोर्ट फुल रहा है और बिल्कुल इस चीज़ को मैं मानता हूँ कि इतने सपोर्टिंग पेरेंट्स थे, इसी के कारण मैं मतलब इंजीनियरिंग के दौरान भी इस चीज़ को कंटिन्यू कर पाया। लेकिन हाँ, वो जो गियर्स रहते हैं उनको अच्छे गियर्स में इन्वेस्ट करना, वो सब उस टाइम के लिए इतना मेरे को मतलब नहीं हो पाया था। तो ठीक है, उस टाइम पर जो अपने से हुआ, जो इंडियन जुगाड़ हम लगा पाए, उस हिसाब से हमने यूट्यूब से ही सीखते सीखते सारी चीज़ों को करा। और बाय गॉड्स ग्रेस की सब कुछ सही चला, बच्चों ने हमें कंटिन्यूसली प्यार और सपोर्ट करा और उसके कारण फिर धीरे धीरे ये जो चेंजेस हैं वो दिखना स्टार्ट हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जैसे कि आप जानते हैं सर, आपने भी इवन एज यू सेड दैट यू आर स्टिल अ स्टूडेंट एंड यू आर लर्निंग, और उस टाइम पे जब आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे, आप शुरुआती समय में अपनी वीडियोस को बना रहे थे, तो कितना ज़्यादा मुश्किल होता है सर चीज़ों को मैनेज करना, क्योंकि आप पढ़ भी रहे हैं, ठीक है, आपके कुछ सेपरेट विजन भी हैं, आपको ये पता भी नहीं है कि यार ये मेरा एज अ करियर स्टैब्लिश हो जाएगा, इसमें मुझे कितना आगे कुछ मिलने वाला है या मैं कितना आपको स्टैब्लिश कर पाऊंगा। वी आर वेरी डाउटफुल। और एक जगह पे हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें हमने अपना विजन देख रखा है, जिसमें अपना फ्यूचर देख रखा है, इसीलिए हम उस कोर्स को परस्यू कर रहे हैं। तो कितना मुश्किल होता है चीज़ों को बैलेंस करना, क्या लगता है आपको? जी जी, बिल्कुल बोलना चाहूँगा, बहुत मुश्किल था इस चीज़ को बैलेंस करना कि आप स्टडीज़ को भी बैलेंस कर रहे हो, साथ के साथ आप यूट्यूब को भी कर रहे हो, और हॉस्टल में रहते हुए जहाँ पर डुअल शेयरिंग में मैं रहता था, तो साथ में रूममेट को भी थोड़ा सा आपको वो करके रखना पड़ता था कि यार भाई वीडियो बना लेता हूँ, मतलब बहुत मैनेज करके चलना पड़ता था चीज़ों को। और ये इसलिए हो पाया क्योंकि यार हमेशा से मुझे पढ़ाने का शौक़ रहा है, और आज भी मैं बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर मतलब अपने चैनल पर इसलिए पढ़ा पा रहा हूँ कि अभी भी मुझे पढ़ाने का पैशन है, मुझे जुनून है बच्चों को पढ़ाने का, और वो जो जुनून है ना वही मुझे मतलब मोटिवेट करता है, प्रोपेल करता है कि आगे भी मैं बच्चों को पढ़ाते रहूँ। और वो जो छोटा सा फ्री अमाउंट ऑफ टाइम मुझे मिलता है तो उस चीज़ को मैं यूटिलाइज़ करता हूँ। और मेरे को पता है यार, जब मैं इंजीनियरिंग में था तो मेरे हॉस्टल के सारे बच्चे क्रिकेट खेलने जाया करते थे रोज़ शाम को, लेकिन मेरे को वो वाला अपना टाइम को सेक्रीफाइस करना पड़ता था। उस क्रिकेट वाले टाइम को मैं मना करता था अपने दोस्तों के से, यार आज नहीं जा पाऊँगा, आज मेरे को वीडियो शूट करना है। और उसी टाइम पे मैं वीडियो को शूट करता था, एडिट करता था, अपलोड करता था। और आज तक मेरे चैनल पे जितने भी वीडियोस बने हैं उसमें से एक भी वीडियो अभी तक DSLR का नहीं है, एक भी वीडियो ऐसा नहीं है जो किसी और से मैंने एडिट करवाया हो। सारे वीडियो मैंने खुद ने एडिट किए हैं, सबका कंटेंट खुद ने ड्राफ्ट किया है।
और मतलब इसलिए बोलते हैं कि ये जो चैनल है एकदम वन मैन आर्मी की तरह अभी तक चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा सर, यहाँ पे एक चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब हम एज अ यूट्यूबर अपने आप को इनिशियली स्टार्ट करते हैं चीज़ों को करना, ठीक है, तो कई सारे मैंने देखे हैं, स्टूडेंट्स देखे हैं जो चीज़ें करते हैं, उनका जो मेन एम होता है सर वो मॉनेटरी इनकम है कहीं ना कहीं। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि स्टार्टिंग में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो ऐसा करते हैं उनका ये पर्पस होता है। और मैं जब अपनी अगर बात करता हूँ, मेरे चैनल पे भी मैं पिछले 2 साल से वर्क कर रहा था और स्टिल अभी वर्क कर रहा हूँ, बट आई हैवंट अचीव व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, ठीक है। और शुरुआत में मुझे नहीं लगता कि पहला 1 साल 2 साल कुछ भी होने वाला है मॉनेटरी एस्पेक्ट से अगर देखा जाए। वैसे देखा जाए तो ऑब्वियसली अगर 10 स्टूडेंट्स भी पढ़ पा रहे हैं और वो कुछ अच्छा कर रहे हैं तो मुझे सेटिस्फेक्शन होगा, ठीक है। लेकिन मॉनेटरी में अगर देखें तो यूट्यूब में हम वर्क करते हैं पहले और वो हमारे एफर्ट जो है वही हमारी इन्वेस्टमेंट है जिसका हमें रिवॉर्ड मिलता है। तो आपको मतलब फील होता था यार, कभी आप ऐसा होता था कि मोटिवेशन कम हो जाता था कि यार कुछ मिल नहीं पा रहा है या कुछ, तो आपको बूस्ट क्या करता है उस टाइम पे? क्योंकि मॉनेटरी तो कुछ मिला ही नहीं, आई थिंक 1 1.5 2 साल तो आपको कुछ मिला ही नहीं होगा। नहीं, हाँ बिल्कुल यार। देखो एक इंटरेस्टिंग बात ये, आप बिलीव करोगे नहीं करोगे कि मेरे को बहुत टाइम तक तो पता ही नहीं था कि YouTube से इनकम भी होती है। मतलब मैंने 2014 में वीडियो डाला था, उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ों को ट्राई किया था। ऐसा नहीं कि मैं सीधा ही बस पढ़ाने वाली लाइन में आ गया था। मैंने पहले मोटिवेशनल वीडियो, एक वो आपने देखा होगा हाथ से लिखने वाले वीडियो आते हैं जिसमें एनिमेशन चलता है, वीडियो स्क्राइब सॉफ्टवेयर से होता था वो, उससे वीडियो बनाता था। इंजीनियरिंग की वीडियो मैंने बनाए थे, बहुत कुछ ट्राई किया था, लेकिन सिर्फ वो करने में मज़ा आ रहा था इसलिए किया था। मेरे को पता ही नहीं था कि इससे पैसे भी कमा सकते हैं। वो तो एक दिन क्या हुआ, मैंने अपना एडसेंस अकाउंट यूँ ही खोल के देखा तो उसमें $1 बना हुआ था और मैं तब तक वीडियो डाल रहा था। मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी हो गए थे, 5-10 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए थे वीडियो डालते डालते। मेरे को पता भी नहीं था सही में कि इससे अर्निंग होती है। वहाँ पर मैंने देखा है $2 $5 कुछ ऐसे बने हुए। मैंने कहा यार ये कौन से डॉलर्स अपने बन रहे हैं। फिर थोड़ा और सर्च किया, मैंने कहा अच्छा ये यूट्यूब के थ्रू कनेक्टेड है एडसेंस अकाउंट। मतलब उस टाइम पे क्या ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं होता था कि आपको 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए, आपको इतना वॉच मिनट्स चाहिए, कुछ भी नहीं। तो मेरे को पता भी नहीं था, वो अपने आप ही बस चल रहा है। मेरे को लगता था हाँ आ रहे होंगे ऐड जो भी है, तो थोड़ा सा मेरे तब इतना ज़्यादा पता नहीं था। तो जैसे पता लगा कि अच्छा हाँ बन रहा है, तो फिर थोड़ा सा और मोटिवेशन आई कि यार वो नंबर्स को जब मैं बढ़ते देखता था 2 से 5 10 15 20, तो और ज़्यादा मोटिवेटिंग लगता था। और हाँ, लेकिन अभी भी है कि अभी भी जब मैं अपने चैनल पर वीडियो बनाता हूँ तो बिल्कुल ये माइंडसेट रहता ही नहीं है कि इससे कितनी अर्निंग होगी, इससे क्या होगा। जो होगा देखा जाएगा। अपना बस मेन मोटिव है वो है बच्चों को पढ़ाना, वहाँ तक ज्ञान को पहुँचाना, और उसमें मैं अभी तक सफल हो पाया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इस चीज़ में हम सफल ही रहेंगे। बिल्कुल, जो चीज़ आपने बताई वो बिल्कुल सही है सर, क्योंकि मैं अगर अपने पहले चैनल की बात करूं जो मोनेटाइज हुआ था, सेम चीज़ थी। जब मैंने कंटेंट बनाया आई वाज नॉट अवेयर अबाउट द इनकम और ऑल दीज थिंग्स। इवन मुझे तो सर ये तक नहीं पता था कि एज अ क्रिएटर हम भी वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने क्रिएट कर दी, और मैं आपको बताता हूँ एक ऐसी वीडियो है जो वायरल हो गई थी, जो मेरा खुद का कंटेंट नहीं था। मैंने इनविजिबल मैन नॉवल है, आपको पता होगा, ठीक है, इनविजिबल मैन नॉवल थी। उसकी मैंने मूवी जो थी वो अपने चैनल पे डाल दी थी, और उस पे 8 साढ़े 8 लाख जो व्यूज हैं वो चले गए। और मैंने एक दिन अगेन अपना एडसेंस अकाउंट खोल के देखा, ऐसे ही एक ऑप्शन दिख रहा था, मैंने खोल के देखा तो उसमें $50-60 बने हुए थे, और मैं शॉक हो गया यार ये क्या है। और उसके बाद क्या होता है, वही बिल्कुल उसके बाद वो रुक जाता है एक थ्रेशोल्ड पे कि भाई आपको अपना एड्रेस वेरिफिकेशन कराना है, उसके बाद फिर वो आगे बढ़ेगा। फिर मैंने इस प्रोसेस को किया। मेरे को भी मतलब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर वी वर नॉट अवेयर अबाउट थिंग्स, स्टिल देयर आर सो मेनी पीपल हु आर नॉट अवेयर, और ये कहीं ना कहीं बहुत बूस्ट करता है हमारे को और ज्यादा, जब हम देखते हैं यार अच्छा यहाँ पे मॉनेटरी रिवॉर्ड भी मिल रहा है, अच्छा मतलब इसको मैं प्रोफेशन भी चूज कर सकता हूँ। फिर ये आता है माइंड के अंदर, क्योंकि जो डिमोटिवेट होता है ना बंदा, वो इस चीज से होता है कि चलो यार मैं सेटिस्फाई तो फील कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ट्रू फीडबैक मिल रहा है, लेकिन एक टाइम पे जाके यार हमें पैसे की भी जरूरत होती है अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, तो वो चीज हमें बूस्ट कर देती है। जी जी जी। और सर मैं यहाँ पे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जैसा कि आपने बताया आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही है, तो जब शुरुआत में आपने ये चीज़ें करना स्टार्ट की तो कब तक मतलब आपकी फैमिली जो थी वो इसके बारे में अवेयर हुई कि आप इस तरीके से वर्क कर रहे हैं, उन्हें कब पता चला और ये सारी चीज़ें? हाँ, शुरू में ज़रूर बोलूँगा कि जैसे एकदम स्टार्ट मैंने किया था तो थोड़ा सा मतलब रेजिस्टेंस तो हुआ ही था कि यार ऐसा ये क्यों कर रहा है बेटा, इससे बढ़िया पढ़ाई में ध्यान दे दे तो और अच्छे ग्रेड्स हो जाएंगे, सब हो जाएगा।
लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा जब बहुत ही इनिशियल के अंदर कि हाँ उनको लगा कि अच्छा बच्चा है कुछ और ही कर रहा है यूट्यूब पे क्या कर रहा है। लेकिन हाँ सिंस मैं पढ़ाई से रिलेटेड ही कंटेंट डाल रहा था तो ठीक है, उनको भी ठीक लगा कि चल तेरा रिवीजन भी हो रहा है और काम भी चल रहा है। तो इनिशियल में हालांकि उनको बिल्कुल पहले दिन से ही पता लग गया था वैसे कि हाँ मतलब मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि वो वीडियो मैं शेयर करता ही था मतलब उस टाइम पे क्या था व्हाट्सएप था नहीं था पता नहीं, लेकिन हाँ जहाँ पे भी शेयर करता था उनको पता लग जाता था कि हाँ ये शेयर कर रहा है वीडियो। फेसबुक पे करता था मैं, फेसबुक था तो फेसबुक पे शेयर कर देता था तो वहाँ से लग जाता था कि हाँ कुछ वीडियो बनाए। और वैसे भी कोई देखता भी नहीं था इनिशियल में, तो 10-15 व्यू आते थे, वो भी फैमिली वालों के ही रहते थे। तो इस तरह मैं ये कहूँगा कि जब हम इनिशियली चीज़ें स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में हमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। फैमिली वालों से तो कम ही होता है, ठीक है, लेकिन मैं देखता हूँ कि जो हमारे साथ के लोग होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज कर देते हैं। मैंने भी देखा है, क्योंकि मैं अपनी 12th क्लास के बाद टीच करने लगा था, और ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे जो बड़े भाई हैं वो इसी प्रोफेशन में हैं शुरुआत से, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई। आई स्टार्टेड टीचिंग इंग्लिश ऑफलाइन in my institute. We have an institute here in Delhi. तो मैंने देखा कि मेरे जो साथ के टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे थे उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज करा कि इससे कुछ नहीं होता, आपको क्या लग रहा है इससे आप ये बन जाओगे वो बन जाओगे। तो आपको मतलब डिमोरलाइज करा किसी ने, और उस टाइम पे आपका क्या रिएक्शन होता था? हाउ डिड यू रिएक्ट दैट टाइम? बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज़ को मैं ज़रूर से यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि उस टाइम पे जो मेरे इंजीनियरिंग के दोस्त थे खूब मज़े लेते थे। हॉस्टल वाले बच्चे भी और इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी, हॉस्टल ऑनर भी और टीचर भी, सब खूब मज़े लिया करते थे। मतलब मेरे चैनल का नाम था एपीपीडिया। तो उस टाइम पे ये मेरे को चिढ़ाने के लिए टर्म यूज़ की जाती थी कि अच्छा एपीपीडिया आ गया, एपीपीडिया आ गया, ये हो गया वो गया। सो आई वॉज लाइक यार मतलब मेरे को बहुत बुरा लगता था कि यार क्यों ये चिढ़ा रहे हैं, मैं तो मैं कुछ अच्छा ही कर रहा हूँ। लेकिन ठीक है, अब उस चीज़ को भी हमने देखा कि कोई दिक्कत नहीं, वक्त सबका आता है। और आज मैं बिल्कुल बोलना और मतलब उस टाइम पे मैं होऊंगा कॉलेज के 2nd-3rd ईयर में, तो उस टाइम पे ये सब होता था। मतलब तब बस मैंने स्टार्ट ही किया था, बहुत चिढ़ाते थे बच्चे, सर टीचर्स भी बोलते थे अच्छा एपीपीडिया आ गया तो मैंने कहा अरे सर आप तो मज़े मत लो। लेकिन वही है, मेहनत करते गए और इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, चिढ़ाया, उसको भी देख लिया। लेकिन यही हुआ कि जब तक मैं कॉलेज के फाइनल ईयर तक आया था मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर पार हो गए थे, और जो टीचर्स बच्चे मुझे चिढ़ाते थे वही मतलब लास्ट में सेल्फी ले लेके गए थे कि अरे चल आगे कुछ तू मतलब अभी इतना बड़ा हो गया तो आगे तो और सही जाएगा। तो इस तरह से मतलब बहुत अच्छा लगता था उस टाइम पे। तो बिल्कुल ये है कि वक्त सबका आता है, आप इन छोटी चीज़ों से डिमोरलाइज ना हो। जब तक आपको लगता है कि हाँ आपको दिल से लगता है आप अच्छा काम कर रहे हो, गो फॉर इट, उससे पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना। बिल्कुल सही कहा सर आपने, वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड सक्सेस विल स्पीक फॉर यू, क्योंकि आपके जो एफर्ट्स हैं वही लास्ट में दिखाएंगे कि आपकी लाइफ क्या शेप लेती है। और मैं बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछता आपसे अगर आप नहीं बताते तो, कि अब वो क्या जो है बोलते हैं, अब वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं जब आपको देखते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक डिफरेंस हम लोगों ने क्रिएट किया है आप लोग अपने एफर्ट से, क्योंकि अगर मैं बात करता हूं इवन अपनी लाइफ की, एंड आई एम एबल टू रिलेट, व्हाई बिकॉज आई एम अ टीचर एंड आई कैन रिलेट थिंग्स, कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जब मैं अपने 10th में था, 11th में था, 12th में था, तो मैंने देखा है कि आई वाज अ बिलो एवरेज स्टूडेंट, ठीक है, और जिसके ज्यादा मार्क्स नहीं आते थे, एंड देयर वर स्टूडेंट्स हु वर टॉपर्स। बट मुझे लगता है कि आप उस वक्त क्या थे और इस वक्त क्या हो, ये मैटर नहीं करता कि आप उस वक्त जो थे उसकी वजह से आज कुछ हो, ठीक है। हो सकता है आपने कुछ अलग किया है जिसकी वजह से थोड़े से आप डिफरेंट हो। जो लोग टॉपर्स थे वो आज अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से ही कुछ कर पा रहे हैं, एंड दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड इन लाइफ। बट आई थिंक दैट आई एम हैप्पी, और आई बिलीव कि आपके जो एफर्ट्स हैं उन्होंने भी काफी डिफरेंस क्रिएट किया होगा उन लोगों से जिनको उस वक्त टॉपर माना जाता था, बहुत ब्राइट स्टूडेंट माना जाता था। कुछ तो डिफरेंस क्रिएट किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बोलना चाहूँगा कि आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ, मेरी बैच का क्या, मेरे 5 साल सीनियर बैच का भी कोई भी बच्चा उस पोजीशन पे अभी तक तो नहीं पहुँच पाया है। मतलब जितना मैं अभी अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड हूँ, जितना मैं अर्न कर रहा हूँ अभी, शायद ही मेरे को पता है कि कोई अपने 5 साल सीनियर या अभी जूनियर्स में या फिर जो मेरे बैच के बच्चे हैं उतने उस लेवल तक पहुँच पाएँ। और बिल्कुल मुझे भी बहुत अच्छा लगता है इस चीज़ को कि हाँ यार उस टाइम पे मैंने खुद पर बिलीव किया, मैंने लोगों के तानों पे विश्वास नहीं किया, मैंने उनको ज़्यादा कुछ मतलब बोल कर जवाब नहीं दिया, मैंने अपने काम से उनको जवाब दिया। और डेफिनेटली जो जवाब था बहुत ज़्यादा हार्ड था, और बिल्कुल उसने मुझे भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया। बिल्कुल सर, जैसे आपने बताया सर आपने इंजीनियरिंग की है, एंड यू आर राइट नाउ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यू सेड
तो सर आपने इंजीनियरिंग करी तो एक प्रोफेशन आपके सामने इंजीनियरिंग का भी है, दूसरा आपने अपने पैशन को चूज किया, आपको जैसा आपने बताया पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, तो एज अ टीचर भी आपने वर्क किया। जब आप दोनों चीजों को साथ में देखते हो तो कौन सी चीज आपको लगता है जो आपके ऊपर मतलब आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसमें आप चीजों को कंटिन्यू करने वाले हो या दोनों को ही करने वाले हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो मैं हूँ, लेकिन अभी हाँ मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कोई जॉब नहीं कर रहा हूँ, तो एज सच तो अभी मैं उस लाइन में तो बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन हाँ ज़रूर से बोलना चाहूँगा कि इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ने मुझे बहुत ज़्यादा मदद करी है अपने यूट्यूब वाले करियर में, क्योंकि यहाँ पर भी आपको सब कुछ ऑनलाइन करना होता है। गियर्स से थोड़ा फ्रेंडलीनेस होना और चीज़ों को अपग्रेड करने की एक चाह होना, तो ये सब मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जब मैं मतलब बीटेक अपनी कर रहा था कंप्यूटर साइंस से, तो उस चीज़ से मुझे इन सारी चीज़ों का बहुत ही अच्छे से नॉलेज हुआ और इसको मैंने बिल्कुल बहुत ही अच्छे से अप्लाई किया अपने यूट्यूब वाले करियर में और जिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर मैं भी पढ़ाता हूँ वहाँ पर भी, और मतलब बहुत ही स्मूथली चीज़ें मेरे लिए गई है और आगे बिल्कुल। हालांकि मैं वापस से थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ ऑडियंस को भी कि ये अभी भी मैं जो है फुल टाइम करियर मैंने बिल्कुल ऑफ नहीं किया है इसको। ये मेरा अभी एम ही मतलब एक पैशन है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ साइड में, और मेन एम तो मेरा है कि मैं मतलब जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं वहाँ तक एजुकेशन और हेल्थ को बहुत ही अच्छे से पहुँचा सकूँ, और उसके लिए मैं अभी मतलब सिविल सर्विसेज का भी मेरा चल रहा है और उसकी भी मतलब ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज के आसपास ही मैं हूँ। सो होपिंग दैट कि मतलब बहुत ही जल्दी मैं उस फील्ड में एक ऑफिसर बन के भी लोगों की मदद कर पाऊँगा। सो मतलब मेन मेरा वो है, और ये सब तो एज अ मेरा पैशन है कि हाँ पैशन है, पढ़ाना अच्छा लगता है तो इसको भी मैं टाइम देता हूँ, लेकिन मेरा जो दिन का मेजॉरिटी ऑफ टाइम होता है वो उस चीज़ की प्रिपरेशन में जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर ये लास्ट जो क्वेश्चन अभी मैंने पूछा है, ठीक है, उससे ही रिलेटेड एक सवाल है। क्वेश्चन ये है कि कई बार हमारे अपने भी जानबूझ के तो नहीं लेकिन अनजाने में हमारे को कई बार डिमोरलाइज कर देते हैं, हो भी जाते हैं हम, लेकिन ठीक है हम समझते हैं कि वो हमारे अच्छे के लिए ही सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम एज अ क्रिएटर अपना कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं और कोई ये नहीं देखता हमने कितने एफर्ट लगाए हैं, और हम एक लर्नर ही हैं। ऑब्वियसली एक लर्नर जो होता है वो मिस्टेक्स करता है और उसी से सीखता है, ठीक है। तो जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं 100 में से मान लेते हैं 1 कमेंट आ गया, 2 कमेंट आ गया, 3 कमेंट्स आ गए, तो उस पे क्या रिएक्शन होता है और उन्हें कैसे डील करना चाहिए, कोप अप करना चाहिए? हाँ बिल्कुल। तो जब इनिशियली मैं इन कमेंट्स को देखता था तो मेरे को खुद को भी बहुत बुरा लगता था कि यार मैं तो लोगों का भला ही करना चाहता हूँ, मैं तो लोगों को अच्छे से पढ़ाना ही चाहता हूँ, तो वाई दे आर डिसलाइकिंग द वीडियो। लेकिन फिर बाद में पता लगा कि अच्छा ये जो डिसलाइक और जो कमेंट्स नेगेटिव करते हैं इनका तो मतलब मकसद ही यही है कि हाँ ये किसी को बढ़ने नहीं देना चाहते। तो उसके बाद से मैंने क्या किया, मतलब बहुत इनिशियल की बात है, उसके बाद से तो मैंने ये करना चालू कर दिया था कि कमेंट्स को 2 पार्ट में डिवाइड में करता था। एक होते थे बिल्कुल नेगेटिव कमेंट्स, बिल्कुल हेट कमेंट्स, उनको तो मैं बिल्कुल भी नहीं देखता था, उनको तो बिल्कुल अपना मतलब जैसे मेरे को दिखता हाँ कोई दिक्कत नहीं, मज़े ले रहा है कोई। कुछ कमेंट्स ऐसे होते थे जो नेगेटिव होते थे लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते थे। सो उन कमेंट्स से मैं बिल्कुल ज़रूर सीखता था कि अच्छा वो क्यों अपने वीडियो को बुरा बोल रहे हैं, और वो बिल्कुल पॉजिटिव मतलब नेगेटिव रहते थे लेकिन फिर भी वो कुछ सिखा के जाते थे। तो उन कमेंट्स को मैं बहुत ही अच्छे से लेता था, और मैं बोलना चाहूँगा कि यार उन कमेंट्स की बदौलत ही होता है कि आपके कंटेंट में रिफाइनमेंट आता है कि हाँ वो बताते हैं कि सर आपकी टोन, जैसे मेरा शुरू में होता था कि मेरी जो बोलने की टोन थी वो बहुत ही मतलब एक बोलते ना पोएम टाइप वे में चली जाती थी, तो मेरे को उस तरह के कमेंट्स आते थे। तो मैं वहाँ से सीखा कि अरे यार इस चीज़ को अपने को सही करना चाहिए, और धीरे धीरे वीडियो में वो रिफाइनमेंट भी आया। तो बिल्कुल इसी तरह से मैं डील करता हूँ आज तक भी कि जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स रहते हैं उनको तो बिल्कुल छोड़ ही दो, उससे कोई मतलब नहीं, अपना लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं उसको पढ़ के। लेकिन हाँ जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहे हैं उनको ज़रूर से एक्नॉलेज करो, उनको रिप्लाई भी करता हूँ यहाँ तक कि मैं कि हाँ बिल्कुल आपके कारण हमने इस चीज़ में अपग्रेडेशन किया है, तो उसके लिए धन्यवाद। तो इस तरह से हम अभी तो इनको डील कर रहे हैं। बिल्कुल सर सही कहा आपने, क्योंकि नेगेटिव कमेंट्स भी कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, और इवन मैंने भी ये चीज़ देखी है जो ऐसा कमेंट है जो हमें कुछ सिखाता है। ऑब्वियसली इफ समवन इज सेइंग दैट द वॉइस quality is not good, so I have to work on that, rather ignoring that comment कि यार नहीं मेरी तो अच्छी है। पहले हमें उसको जज करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसके बाद उस पर वर्क करना पड़ेगा। तो सर अब जैसे कि राइट नाउ मैंने आपके चैनल पे ऑब्जर्व किया है और मैं देख रहा हूँ, देखिए आपको पता है कि कोई भी पर्सन अगर कोई सेम सब्जेक्ट पढ़ाता है तो वो ऑब्वियसली सीखता है,
एक दूसरे से सीखता है, और मैं तो सर बहुत ज़्यादा सीखता हूँ। और मैंने आपके चैनल को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया है, अभी पॉडकास्ट की बात नहीं कर रहा, मैंने पहले भी बहुत ऑब्जर्व किया है, ठीक है। आपको शायद याद होगा एक टाइम था जब कॉमर्स बाबा ने आपके चैनल को प्रमोट किया था, ठीक है। ये इतनी बड़ी बात नहीं थी क्योंकि आपके सब्सक्राइबर्स और उनके सब्सक्राइबर्स लगभग सेम थे, आपके इवन ज़्यादा थे उनसे, 6-6.5 लाख थे उस टाइम पे। लेकिन मेरा नाम लेना एक उस टाइम पे मुझे लगा कि शायद मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स इतने ज़्यादा नहीं थे उस वक्त, 20 या 25 के सब्सक्राइबर्स थे। और कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि आपने अपने आप को बहुत 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 ज़्यादा इम्प्रूव किया है, ठीक है। और आपने बताया भी कि रिफाइनमेंट जो है वो आपके अंदर आता है जब आप कमेंट्स पढ़ते हो और उससे सीखते हो। तो सर कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि कई सारे लोग जो हैं वो हमें नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका क्या रिएक्शन होता है एंड हाउ टू डील दैट? मतलब कई सारे क्रिएटर्स के साथ ऐसा होता है, स्टार्टिंग में भी होता है, जब वो फेमस हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको डिमोटिवेट करने के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ही होता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सो नेगेटिव कमेंट से शुरू में तो मैं बहुत ज़्यादा हर्ट होता था, मुझे भी, कि यार क्यों ये इतनी अपन मेहनत कर रहे हैं और क्यों ये नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, जबकि मैं तो सबका भला ही कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद फिर मैंने समझ लिया था कि हाँ, नेगेटिव कमेंट जो कुछ तो रहते हैं वो बिल्कुल मतलब यूं ही रहते हैं, उनको आप ना देखो तो ही बेस्ट है। और कुछ कमेंट्स ऐसे रहते हैं जो अगर आप वहाँ से कुछ पॉजिटिव लेना चाहो तो ले सकते हो। तो मैं कमेंट्स को 2 पार्ट्स में बाइफरकेट कर देता था। जो नेगेटिव वाले रहते थे, एक तो अल्ट्रा नेगेटिव जिसको आपको देखना ही नहीं है, और एक ऐसे कमेंट जिससे आप कुछ पॉजिटिव वहाँ से ले सकते हो, जिसको मैं बोलता था कि हाँ, ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आपका करते थे। सो उन कमेंट से बिल्कुल मैं सीखता था, उनको रिप्लाई भी करता था कि हाँ थैंक यू, आपने हमारे चैनल की इन त्रुटियों को, इन कमियों को पकड़ा और हमें बताया, और बिल्कुल उससे हमारा यहाँ पर रिफाइनमेंट भी हुआ है। और जैसे जैसे चैनल ग्रो होता गया उसके बाद फिर बिल्कुल वो संख्या भी बढ़ती गई। लेकिन हाँ, वो जो हमारा फॉर्मूला था उस कमेंट्स को 2 पार्ट में बाइफरकेट करने वाला, वो आज तक हमारे काम में आता रहा है, और अभी भी हम रिफाइनमेंट करते रहते हैं। जब भी हमें लगता है कि हाँ, इसमें कुछ कमेंट्स में बच्चों ने बताया है हमें, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किया है, तो बिल्कुल हम उसको एक्नॉलेज करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको बिल्कुल आगे आने वाली वीडियोज़ में अगर कुछ सुधारने की चीज़ हो तो उसको ज़रूर से हम सुधारें। बिल्कुल सर जैसा कि आपने बताया कि जो आपका चैनल है वो इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, दैट इज़ वन मैन आर्मी। अर्पित पोरवाल इज़ एडिटर, ही इज़ द क्रिएटर एंड ही इज़ द वन हु इज़ पब्लिसाइजिंग एवरीथिंग। तो हर एक चीज़ आप कर रहे हैं। तो अभी तक आपको इस चीज़ का नीड पड़ा है क्योंकि आपके पास अब एक अच्छा फैन बेस हो चुका है और कई सारे कमेंट्स आते होंगे, कई सारे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते होंगे, तो क्या अभी तक आपको मतलब ज़रूरत पड़ी है कि आप अपनी जो टीम है उसको एक्सपेंड करें? वैसे तो सर अभी तक ऐसा कुछ खास ज़रूरत पड़ी नहीं है, क्योंकि मैं आराम से सारी चीज़ों को मैनेज कर पा रहा हूँ। और अब तो मतलब एडिटिंग करने में, चीज़ों को सेट करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हो चुकी है। अब तो मतलब वीडियो आता है, जैसे ही अपने को लगता है कि हाँ ये नया वीडियो कुछ अपने को बनाना है, तो फटाक से आइडिया अपने दिमाग में आ जाता है, फटाक से शूट कर लेते हैं, हाथों हाथ उसको एडिट कर देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। तो अभी तक तो ऐसा कुछ ज़रूरत पड़ी नहीं। हाँ, हालांकि हेल्पिंग हैंड्स बहुत सारे आए, बहुत सारे हमारे पास इंस्टाग्राम्स पर भी डीएम आते हैं, मेल पर आते हैं हमारे पास कि सर हम आपके लिए थंबनेल बना देते हैं, हम आपके लिए करते हैं। लेकिन वही मेरे को लगता है कि अभी तक खास कोई ज़रूरत पड़ी नहीं है, और अभी जब तक काम चल रहा है इस मतलब अपने खुद पे, तो तब तक मैं उसको करने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल सर, मैं देख रहा हूं सर कि आपका जो चैनल है वो ग्रो कर रहा है और आपने ऑब्वियसली पूरा जो सिलेबस है अपने चैनल पे अच्छे तरीके से कंप्लीट करा रखा है। चाहे हम फिजिकल एजुकेशन की बात करें, चाहे हम इंग्लिश की बात करें, हर एक तरीके की जो वीडियो है वो चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आपने ये चीज़ कहीं ना कहीं नोटिस की है कि स्टूडेंट्स भी अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड होते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पेड कोर्स के लिए एनरोल नहीं करते, इवन वो आपके कॉन्टेंट से बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट मिलता है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और क्या कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं, रजिस्टर करना चाहते हैं, और उसके लिए आपने कोई इनिशिएटिव लिया हो या कुछ किया हो कि हाँ भाई अगर कोई पर्सन मेरे से एक प्रायोरिटी चाहता है तो उसके लिए वी हैव इंट्रोड्यूस दिस थिंग? बिकॉज मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनके पास ये चीज़ अवेलेबल है। जैसे मैं बात करता हूँ तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो उन्होंने डेवलप कर रखी हैं, अलग अलग क्रिएटर्स हैं, एंड दे आर सेलिंग देयर पेड कोर्स, जो कि बहुत ही कम फीस के साथ जो बच्चा है अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है। तो ऐसा कुछ आपने जो प्लान किया है और आप कर रहे हैं अभी राइट नाउ? जी, फिलहाल मतलब अपने चैनल पे तो सारा कंटेंट एकदम फ्री है, लेकिन एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, उससे मैं एसोसिएटेड भी हूँ, और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे मतलब प्लस कोर्सेज रहते हैं
सो उसमें ऐसा रहता है कि मतलब किसी एक इंडिविजुअल क्रिएटर के कोर्स नहीं रहते हैं, उसमें पर्टिकुलर पूरी आपको कैटेगरी का ही सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। जैसे अगर कोई क्लास 12th का बच्चा है, वो चाहता है कि हाँ पूरी क्लास 12th के लिए मेरे पास एक स्ट्रक्चर्ड वे में गाइडेंस मुझे मिल जाए, सो उस प्लेटफॉर्म पर जा सकता है वो, और पूरी क्लास 12th कैटेगरी का उसको सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। सो एक बार जैसे वो वहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेता है, तो उसके बाद क्या है कि वो आराम से हर एक एडुकेटर का जो भी उस क्लास 12th कैटेगरी में पढ़ाता है, उसकी जो प्लस क्लासेस हैं उसको एक्सेस कर सकता है। सो हाँ, अगर कोई बच्चा चाहता है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में उसको पढ़ना है और अच्छा डिटेल में पढ़ना है, जैसे क्लासरूम में पढ़ते हैं, क्योंकि यार देखो यूट्यूब चैनल की लिमिटेशंस होती है। जैसे यहाँ पर जो मेरा कंटेंट है शुरू से जो रहा है वो इस प्रकार का रहा है कि मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत ही समराइज्ड वे में चीज़ों को यहाँ पर बच्चों को बता दूँ, ताकि एग्ज़ाम टाइम पर उनको बहुत ज़्यादा आसानी रहे और फटाक से उनका काम हो जाए एग्ज़ाम के टाइम पर। तो इंग्लिश और फिजिकल दोनों का कॉन्टेंट इस प्रकार से डाल रखा है। लेकिन बहुत बच्चों ने रिक्वेस्ट भी करती है, सर आप थोड़ा सा क्लासरूम टाइप पढ़ाइए, तो उस चीज़ को हम वहाँ पर पढ़ाते हैं। वहाँ पर बहुत सारी क्लासेस, फ्री क्लासेस भी रहती है, तो बिल्कुल फ्री कंटेंट का तो मज़ा बच्चे ले ही सकते हैं। लेकिन हाँ, फिर भी बहुत सौ को रहता है ना कि यार सर अभी स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद है और हमारे क्लास वाला एक्सपीरियंस भी नहीं हो पा रहा है, हम चाहते हैं कि टॉप फैकल्टीज़ से पढ़ें, तो फिर वो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर उनको एक स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ें मिल जाती है। बिल्कुल सर, और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने भी अपने चैनल पे फिजिकल एजुकेशन स्टार्ट की थी, और मैंने आपके जो वीडियोस हैं उससे अपने आप को प्रिपेयर किया था, और आपके वीडियोस से प्रिपेयर करने के बाद मैंने स्टूडेंट्स को गाइड किया था, क्योंकि उनका ये था, मैंने उनको सजेस्ट भी किया था कि यू शुड गो टू दिस चैनल। लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है कि कुछ कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा फेवरेटिज्म होता है कि नहीं सर आपसे पढ़ना है, जो चीज़ हमें, वो चाहेंगे कि आप इको भी पढ़ा दो, अकाउंट्स भी पढ़ा दो, BST भी पढ़ा दो। ठीक है, मैं खुद कॉमर्स बैकग्राउंड से रहा हूं, मेरे को कहते थे, लेकिन हर एक टीचर अपनी कैटेगरी में स्पेशलाइज्ड होता है। ठीक है, अगर आप दूसरे में जाओगे तो आप अपनी रिस्पेक्ट लूज कर दोगे उस सब्जेक्ट के लिए भी। लेकिन स्टिल मैंने सोचा चलो ठीक है, आई शुड गिव इट अ ट्राई, और मैंने फिर आपके वीडियो से प्रिपेयर किया था, और उसके बाद धीरे धीरे मैंने उसको पढ़ाना स्टार्ट किया, और मैंने देखा कि आपने सब कुछ, मैं ये नहीं कहूंगा समरी, आपने लगभग सब कुछ ही उसके अंदर करा रखा था, कोई चीज नहीं थी ज्यादा। और इवन जो एग्जाम आया था, बच्चों ने मुझे डायरेक्टली ये बोला कि सर पूरा एग्जाम उसी में से आया, और इसका मतलब है कि आपने जो करा रखा था इवन वो मोर देन इनफ था, और सारी की सारी चीजें उसमें थी ऑलरेडी। वही और बिल्कुल आपने देखा होगा कि वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा नहीं थी। वीडियो की लेंथ जब आपने शायद देखा हो पिछले साल तो फिजिकल की वीडियो की लेंथ भी 10-15 मिनट के आसपास थी। तो अब उस 10 मिनट के वीडियो में कैसे उस क्वालिटी कंटेंट को पैक करना है, तो उसका थोड़ा सा मेरे को उस टाइम पे आर्ट आ गया था कि हाँ इस तरह से कि ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये जो सारी चीज़ें बिल्कुल आती है बच्चों की। नोट्स भी खुद ने ही प्रिपेयर करवा दिए थे बच्चों को, और बिल्कुल यार उस टाइम पे मतलब किया था इस तरह का कंटेंट, और इसलिए वो भी एक यूनिक सेलेक्ट पॉइंट भी था हमारे चैनल का ही। और इसलिए मेरे को भी आज खुद पर भी एक लगता है कि हाँ यार सिर्फ 2 सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ और एक क्लास को पढ़ाता हूँ, सिर्फ क्लास 12th को, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन, और उसमें भी 6 लाख प्लस बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं। तो कहीं ना कहीं उनको वीडियोस अच्छे लगे होंगे, कहीं ना कहीं उनको कंटेंट पसंद आया होगा, कहीं ना कहीं वो वापस से एग्जाम में जाके रेप्लिकेट भी हुआ होगा, तभी बच्चों ने इतना ज़्यादा प्यार, भरोसा, सपोर्ट। और देखो कोई भी चैनल तभी ग्रो होता है जब आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो आपके ब्रांड एम्बेसडर्स बन जाए, वो जब उस चैनल को प्रमोट करते हैं तभी जो आपका चैनल एकदम से ग्रो होता है। जैसे आपने बहुत फेमस यूट्यूबर्स को भी देखा होगा, भुवन बाम सर हो गए, आशीष चंचलानी जी हो गए, तो ये सब का ग्रो होने का एक जो सबसे बड़ा रास्ता वो था इनकी जो ऑडियंस थी वो खुद ब्रांड एम्बेसडर बन गई थी। वो खुद शेयर करते थे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कि देखो नया वीडियो आ गया, देखो नया वीडियो आ गया। तो जब तक उस तरह का कनेक्ट आप बच्चों से नहीं बना पाओगे, जब तक अपनी ऑडियंस से नहीं बना पाओगे, तो वो उस तरह का मतलब ग्रो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और मैं फॉर्चुनेट मानता हूँ कि हाँ हमारी ऑडियंस उस तरह की रही थी, और बिल्कुल इस कारण हम एक अच्छी पोजीशन पे आज पहुंच पाए। और जो आपने ये बात कही है सर कि फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश सिर्फ 12th पे आपने फोकस किया और उससे आपको इतना प्यार मिला, और ये एक बहुत बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी भी है सर, क्योंकि मैंने जो अपने चैनल पे खुद ये लैग देखा है वो ये है कि बिल्कुल आपने शुरू में भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए, बट आपने उसके बाद एक रास्ता थाम लिया। मैंने अलग अलग क्लासेस का कॉन्टेंट डाला और बहुत वेराइटी का डाला, और इसकी वजह से क्या होता है हमारा सब्सक्रिप्शन रेट फॉल हो जाता है, क्योंकि बच्चे को लगता है यार मेरे काम की अब चीज़ इसमें नहीं है, एंड आई एम गेटिंग अननेसेसरी नोटिफिकेशंस। और इसी वजह से मैंने भी इवन एक इनिशिएटिव लिया कि मैं अपने चैनल्स को कैटेगराइज कर दूं, तभी कुछ हो सकता है, वरना तो मेरे को लगता है कि कुछ होने वाला नहीं है। एंड आई थिंक दैट वी शुड अडैप्ट फॉर द चेंजेस, आई बिलीव। जी बिल्कुल।
बिल्कुल सर, यहाँ पे एक सवाल है जो कि थोड़ा सा पर्सनल है, ठीक है। तो अभी तक हमने जो सवाल पूछे हैं वो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड, आपका जो यूट्यूब करियर है उससे रिलेटेड पूछे हैं। तो आपने एक चीज़ देखी होगी सर, जैसे आप खुद स्टूडेंट रहे हैं, ठीक है, और आपने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो इंजीनियरिंग के अंदर की है, ठीक है। तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स की लाइफ के अंदर। एक डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जिनमें से फ़ोन है एक सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसे एज एन एसेट यूज करें या फिर कैसे यूज करें। और भी कई सारे डिस्ट्रैक्शन है, जिनमें से एक डिस्ट्रैक्शन होता है सर रिलेशनशिप। तो आपको क्या लगता है, ये रिलेशनशिप वाला जो डिस्ट्रैक्शन है वो रियली में एक डिस्ट्रैक्शन होता है, या फिर क्या लगता है आपको इस चीज के बारे में? क्योंकि मैं ऐसा सवाल इसलिए पूछ रहा हूं सर, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इन चीजों से ही कनेक्ट करते हैं, और हैं कहीं ना कहीं कई बार कई सारे लोग खुल के बात नहीं करते, लेकिन ऐसा है, मैंने देखा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है। और बोलना चाहूँगा कि यार रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ रहती है जिसमें अगर कंपेटेबिलिटी रहती है तो वो आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता। हाँ, अगर आपको पता है कि आप जिस पर्सन से बात कर रहे हो वो आपकी चीज़ों को समझ पा रहा है, आपको पॉजिटिवली गाइड भी कर पा रहा है, सो इट्स वेल एंड गुड, उसमें कोई भी नुकसान नहीं है। लेकिन जो ये अर्ली लाइफ के रिलेशनशिप्स रहते हैं वो ऑलमोस्ट बेस्ड रहते हैं अट्रैक्शंस पे। वहाँ पर हम अपोजिट सेक्स से अट्रैक्ट होते हैं और उसके बाद फिर वही व्हाट्सएप, फेसबुक और अनगिनत चैट्स ये सब करना स्टार्ट हो जाता है। सो मैं यहाँ पर यही बोलूँगा कि अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में जिसमें आपको लगता है कि हाँ आप कंपेटेबल पर्सन के साथ हैं, आपको लगता है कि हाँ वो आपको पॉजिटिवली गाइड कर पा रहा है, सो इट्स वेल एंड गुड। वहाँ से आप और मोटिवेटेड रहेंगे, आप अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप सिर्फ एक्सटर्नल अट्रैक्शंस के ऊपर यहाँ पर फोकस कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर आप उस रिलेशनशिप से जितना दूर रहेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर है। सर एक क्वेश्चन है, दैट इज कि आप अपने आप को सर 5 साल बाद कहाँ देखते हैं? क्या आप विजन करते हैं, आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं, आप अपने आप को 5 साल कहाँ देखते हैं, आप क्या कर रहे होंगे सर 5 साल बाद? वैसे तो मुझे लगता है कि कई सारे लोग प्रेडिक्ट नहीं करते, पहले से प्लान नहीं करते। स्टिल इफ यू डू, देन वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years, कि आप क्या कर रहे होंगे सर? जी, तो अपने आप को मैं अगर 5 साल बाद देखता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि मैं एक ऑफिसर बन चुका हूँ। और वहाँ पर जो मैंने हमेशा से सपना देखा था, मतलब जब चैनल स्टार्ट भी किया था ना, तब भी मेरे को यही कहीं ना कहीं था कि यार मैं जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वहाँ तक पहुँच पाऊँ, उन तक मैं एजुकेशन को एटलीस्ट पहुँचा पाऊँ। और बिल्कुल चैनल के माध्यम से भी मैं यही कर रहा था कि एकदम फ्री कंटेंट सभी तक पहुंचा रहा था। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैंने एक चीज़ को देखा था कि जो एकदम अभी भी जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो मतलब पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, जो अंत्योदय है, लास्ट इन द लाइन है, वहाँ तक अभी भी कहीं ना कहीं हम टेक्नोलॉजी की कमी के कारण नहीं पहुँच पाए हैं, टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज की कमी के कारण। सो मैं अपने आप को देखता हूँ एज एन ऑफिसर जो कि यहाँ पर पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पीपल तक पहुँच रहा है, उन तक शिक्षा को पहुँचा रहा है, उन तक स्वास्थ्य की सुविधाओं को पहुँचा रहा है, और वो जो लास्ट कड़ी में पर्सन बैठा है उस तक भी यहाँ पर जो बेनिफिट्स सारी होते हैं उसको पहुँचा पा रहा है। सो बिल्कुल फ़िलहाल तो मैं यही अपने आप को इमेजिन कर पा रहा हूँ। साथ ही साथ जो अपना चैनल है ये भी एक नेक्स्ट लेवल पे पहुँच चुका है, जहाँ पर हम बहुत ही अच्छे से लोगों की मदद कर पा रहे हैं, फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कर पा रहे हैं। सो ये सभी अपने अभी आगे के प्लान्स हैं। चलिए सर, इसी क्वेश्चन में पर्सनल एस्पेक्ट अगर पूछें तो 5 साल बाद क्या अर्पित पोरवाल मैरिड है? मे बी हो सकता है, क्योंकि अभी अर्पित पोरवाल 23 साल का है और 5 साल बाद 28 के आसपास होगा। और फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ ऑलवेज़ कि मैं अपने एम्स को फुलफ़िल करूं, जो मैंने अपनी लाइफ में सोचा उसको मैं पा पाऊं। और मुझे लगता है कि हाँ ना हम मतलब उस लेवल पर पहुंच चुका हूं। सो डेफिनेटली आई लुक फॉर द कंपेटेबिलिटी ऑफ ओके सर यहाँ पे लास्ट 2 चीज़ें हैं बस, और हमारा जो पॉडकास्ट है वो एक शेप लेते हुए आगे बढ़ रहा है। और क्वेश्चन सर ये है कि आपने स्क्रैच से स्टार्ट किया था और स्क्रैच में देयर वाज नथिंग व्हिच यू वर गेटिंग, दैट वाज एब्सोल्युटली अ जीरो। बट राइट नाउ अगर आप हिंट देना चाहते हैं तो व्हाट डू यू थिंक कि हाउ मच अर्पित डिजर्व्स, हाउ मच अर्पित अर्न्स, व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ अर्पित पोरवाल एपीपीडिया चैनल, and how much you are getting through out of your efforts whichever you have made? सो देखो, अभी अगर मैं बताना चाहूँ तो वैसे तो यूट्यूबर की लाइफ बहुत ही ज़्यादा मतलब इनकम के मामले में अनसर्टेन रहती है। कभी एकदम बहुत ही ज़्यादा हाईज आ जाते हैं, कभी लोज भी आते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम ऑन एन एवरेज देखें सो मैं हर महीने आराम से, मतलब बहुत ही आराम से iPhone 12 Pro Max का जो भी टॉप मॉडल है उसको बहुत आराम से ले सकता हूँ। साथ ही मतलब
एक आध और आईफोन भी अगर लेने की ज़रूरत पड़ी तो वो भी ले सकता हूँ। सो मतलब आराम से बहुत ही अच्छा हैंडसम अभी हम अर्न कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सारे सोर्स को, स्पॉन्सरशिप को, सबको अगर हम मिला लें सो बिल्कुल यही है अभी, मतलब 2, 2.5, 3 तक भी बहुत सी बार पहुँच जाता है पर मंथ अपना जो मामला है वो। और फैमिली कैसा फील करती है आपको देख के इस टाइम पे? फैमिली को यार बहुत प्राउड होता है कि इतनी कम एज में उनका जो सुपुत्र है, उनका बेटा है, इतना अच्छा कर रहा है। और मेन जो उनको मतलब अंदर से खुशी होती है वो इस बात की होती है कि वो बच्चों तक पहुंच पा रहा है, वो मतलब वो काम कर रहा है जो शायद बहुत नहीं कर पाते हैं, कि वो लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहा है, उसके पास एक विज़न है, उसके पास एक अच्छी सोच है। और इन सारी चीज़ों को देखकर वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करते हैं। बिल्कुल सर, तो ये हमारा सर क्वेश्चन था जो लास्ट था आपके साथ। और आई बिलीव कि जो भी आपने बातें बताई हैं ये बहुत ही पॉजिटिवली बच्चों को गाइड करने वाली हैं, उनके फ्यूचर को शेप करने वाली हैं, और यही हमारा पर्पस है अपनी इस पॉडकास्ट सीरीज का। तो चलिए स्टूडेंट से थोड़ा सा इंटरेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोगों का जो एक विजन है वो कहीं ना कहीं क्लियर हो पाया होगा अर्पित पोरवाल सर की बातों को सुनकर, क्योंकि कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये मानना होता है कि मेरी एज ही क्या है, मेरी एज ही क्या है, मैं 17 साल का ही तो हूं, मैं 18 साल का ही तो हूं, 19 साल का ही तो हूं। लेकिन आज के टाइम पे मिस्टर अर्पित, ही इज ओनली 23 years old एंड व्हाट ही हैज अचीव्ड इन हिज लाइफ, यू कैन सी दैट। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी एज नहीं होती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके इरादे होते हैं। और अगर आप एक बड़े इरादा रखते हैं, अगर आप एक बड़ा इरादा रखते हैं, तो सच में वो सच में आप अपनी लाइफ के अंदर वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं। तो सर आपका कोई मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए जो आप देना चाहेंगे लास्ट में स्टूडेंट्स को? बिल्कुल। सो फाइनल मैसेज यही रहेगा बच्चों की, ऑलवेज फॉलो योर पैशन। जो भी आपका पैशन है उसको ये फॉलो करें। असफलताएं आपको मिलेगी, इसको आपको बिल्कुल ओवरकम करना है। हरिवंश राय बच्चन जी का एक कोट भी है और उन्होंने एक पोएम लिखी है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। हमेशा कोशिश करते रहें, एफर्ट्स डालते रहें। लोग क्या कह रहे हैं, दुनिया क्या कह रही है, उसको न सुने, जो दिल आपका बोल रहा है उसको करें, एंड डेफिनेटली यू विल फाइंड योरसेल्फ टॉप ऑफ द हिल। थैंक यू सो मच सर, हमारे शो पे आने के लिए और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड करने के लिए। सो नाइस ऑफ यू, और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच सर। वेलकम।